14 दिसंबर 1972 जीन सर्नन चांद की सतह से अपना आखिरी कदम उठाते हैं और उस कदम के बाद एक लंबा ठहराव, एक ऐसी खामोशी जो 50 साल से भी ज्यादा चली। इंसान ने डीप स्पेस यानी पृथ्वी के ग्रेविटेशनल पुल के पार दोबारा कदम नहीं रखा। वो आखिरी फुटप्रिंट एक पॉज बटन की तरह बन गया था जो अब जाकर रिलीज हो रहा है। वेलकम टू ब्रेन रूट्स आईएएस। आज हम समझेंगे आर्टेमिस 2 मिशन को। तो सबसे पहला और सबसे बड़ा सवाल यही उठता है, आखिर क्यों इतना लंबा वक्त, 50 साल से भी ज्यादा क्यों लग गया वापस जाने में? इस सवाल का जवाब ही इस पूरे विश्लेषण की, इस पूरी कहानी की नींव है। चलिए इस गुत्थी को सुलझाते हैं। तो चलिए पहले सेक्शन से शुरू करते हैं। 50 साल का इंतजार अब खत्म। लेकिन आखिर ये आर्टेमिस 2 मिशन है क्या? देखिए, आर्टेमिस 2 सिर्फ एक फ्लाइट नहीं है, ये नासा के आर्टेमिस प्रोग्राम का पहला क्रूड मिशन है, यानी पहला मिशन जिसमें इंसान होंगे। अगर आपको याद हो, अपोलो मिशंस एक स्प्रिंट की तरह थे जो कोल्ड वॉर में जीतने के लिए दौड़ा गया था, लेकिन आर्टेमिस एक मैराथन है। इसका मकसद है सस्टेनेबल एक्सप्लोरेशन, यानी ऐसी खोज जो लंबे समय तक चल सके। सिर्फ झंडा गाड़कर वापस आना गोल नहीं है, बल्कि वहां टिकने का इंतजाम करना है। और हाँ, एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि आर्टेमिस 2 एक 10 दिन का लूनर फ्लाई बाय है, यानी इसमें लैंडिंग नहीं होगी। एस्ट्रोनॉट्स चांद का चक्कर लगाकर वापस आएंगे। तो इसका असली मकसद क्या है? इसका मकसद है लाइफ सपोर्ट सिस्टम्स का एक अल्टीमेट स्ट्रेस टेस्ट करना। चलिए अब इसके दूसरे पहलू पर आते हैं, यानी वो टेक्नोलॉजी जो इस मिशन को आखिरकार संभव बनाती है। एक नई पीढ़ी के लिए एक नया रथ और नए घोड़े। ओके, इस स्लाइड पर जरा ध्यान दीजिए। यहां दो रॉकेट्स की तुलना है, अपोलो का लेजेंडरी सैटर्न 5 और आर्टेमिस का बीस्ट, जिसे कहते हैं एसएलएस यानी स्पेस लॉन्च सिस्टम। ये एसएलएस अब तक इंसान द्वारा बनाया गया सबसे पावरफुल रॉकेट है। ये लिफ्ट ऑफ पर 8.8 मिलियन पाउंड्स का थ्रस्ट पैदा करता है, जो सैटर्न 5 से 15% ज्यादा है। इसका काम है रॉकेट को एस्केप वेलोसिटी देना। एस्केप वेलोसिटी को ऐसे समझिए जैसे आप एक बॉल को इतनी ज्यादा तेजी से ऊपर फेंकें कि वो पृथ्वी के ग्रेविटेशनल फोर्स को तोड़कर हमेशा के लिए ऊपर चली जाए, वापस ही ना आए। एसएलएस बिल्कुल यही काम ओरायन स्पेसक्राफ्ट के लिए करता है। अब बात करते हैं ओरायन स्पेसक्राफ्ट की। ये वो कैप्सूल है जिसमें एस्ट्रोनॉट्स बैठेंगे। जब ओरायन पृथ्वी के एटमॉस्फेयर में वापस सेंटर करेगा, सोचिए उसकी स्पीड लगभग 40,000 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। इस स्पीड को इमेजिन करना भी मुश्किल है, और इस स्पीड से जो गर्मी पैदा होगी उससे डील करना एक बहुत बड़ा इंजीनियरिंग चैलेंज है। और उस स्पीड का नतीजा, ये स्लाइड देखिए। ओरायन की हीट शील्ड का टेम्परेचर लगभग 2800 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। ये सूरज की सतह के तापमान का लगभग आधा है। क्रू की सेफ वापसी पूरी तरह इसी हीट शील्ड पर डिपेंड करती है। सिर्फ इतना ही नहीं, ओरायन को वैन एलन बेल्ट से भी क्रू को बचाना है, जो पृथ्वी के चारों तरफ एक डेंजरस रेडिएशन का घेरा है। और साथ ही सोलर फ्लेयर्स यानी सूरज से अचानक निकलने वाले एनर्जी बर्स्ट से भी प्रोटेक्ट करना है। टेक्नोलॉजी तो ठीक है, लेकिन अब जब इतने सारे देश स्पेस एक्सप्लोरेशन में शामिल हो रहे हैं तो कुछ नियम कानून भी तो होने चाहिए, राइट? इसीलिए इस नए दौर के लिए नए नियम बनाए गए हैं। 2020 में आर्टेमिस अकॉर्ड्स एस्टैब्लिश किए गए। ये नॉन बाइंडिंग प्रिंसिपल्स हैं। इसका मतलब ये कानूनी रूप से जरूरी नहीं है, बल्कि एक जेंटलमैन्स एग्रीमेंट की तरह है जिसे देश अपनी मर्जी से मानते हैं। इनका बेस 1967 की आउटर स्पेस ट्रीटी है, और मकसद है स्पेस एक्सप्लोरेशन को पीसफुल, ट्रांसपेरेंट और कोऑपरेटिव बनाना। ये एक ग्लोबल कोalition है, अमेरिका का अकेले का वेंचर नहीं। और सबसे खास बात यह है कि 2023 में इंडिया ने भी इस पर साइन किया है। इससे इंडिया को आने वाले लूना मिशंस में टेक्नोलॉजी और डेटा शेयरिंग में काफी मदद मिलेगी। तो ये है आर्टेमिस प्रोग्राम का पूरा रोड मैप। 2022 में आर्टेमिस आए एक अनक्रूड यानी बिना इंसान के टेस्ट फ्लाइट थी। अब 2026 में आर्टेमिस 2 पहली क्रूड फ्लाई बाय होगी। इसके बाद प्लान है 2027 में आर्टेमिस 3 से लूना साउथ पोल पर लैंडिंग करने का, और 2028 के बाद आर्टेमिस 4 और 5 मिशंस के जरिए लूना गेटवे बनाया जाएगा, यानी चांद के ऑर्बिट में एक छोटा सा स्पेस स्टेशन। अब आते हैं सबसे बुनियादी सवाल पर, आखिर हम वापस जा ही क्यों रहे हैं? इसका जवाब है चांद के छुपे हुए खजाने और एक नई लूनर गोल्ड रश।
यहाँ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है इन सिटू रिसोर्स यूटिलाइजेशन या शॉर्ट में ISRU। इसका सीधा सा मतलब है वहां मौजूद रिसोर्सेज का ही इस्तेमाल करना। चांद के साउथ पोल पर परमानेंटली शैडोड रीजन्स में पानी बर्फ के रूप में मौजूद है। प्लान ये है कि इस पानी यानी H2O को तोड़कर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में अलग किया जाए। ऑक्सीजन से सांस लेने के लिए हवा बन सकती है और हाइड्रोजन बनेगा रॉकेट फ्यूल। मतलब चांद पर ही एक रॉकेट फ्यूल स्टेशन। ये गेम चेंजिंग है। चांद पर वापस जाने का एक और बहुत बड़ा कारण है द मून इज द अल्टीमेट टेस्ट बेड फॉर मार्स। चांद तक का सफर सिर्फ 3 दिन का है, जबकि मार्स तक पहुंचने में 6 से 9 महीने लगते हैं। सोचिए, अगर चांद पर कोई लाइफ सपोर्ट सिस्टम फेल होता है तो क्रू को वापस लाया जा सकता है, लेकिन मार्स के आधे रास्ते में ऐसा कुछ हुआ तो वापसी नामुमकिन है। इसीलिए मार्स पर जीने के लिए पहले चांद पर जीना सीखना होगा। अब स्पेस रेस में सिर्फ 2 खिलाड़ी नहीं है जैसा कोल्ड वॉर की टाइम था। इस सेक्शन में हम देखेंगे कि सितारों की इस नई दौड़ में ग्लोबल कंपटीशन और कोऑपरेशन कैसा दिख रहा है। इस स्लाइड पर देखें तो नए खिलाड़ी साफ नजर आते हैं। यूएसए अपने आर्टेमिस प्रोग्राम के जरिए मार्स के लिए एक गेटवे बनाना चाहता है। चाइना अपने चैंगे प्रोग्राम के साथ 2030 तक क्रूड लैंडिंग का लक्ष्य रखता है। जापान का स्लिम मिशन पिन पॉइंट लैंडिंग टेक्नोलॉजी में मास्टरी हासिल कर रहा है, यानी बिल्कुल सटीक जगह पर उतरना। और इंडिया ने चंद्रयान 3 के साथ साउथ पोल पर लैंड करने वाला पहला देश बनकर लो कॉस्ट हाई साइंस मॉडल का एग्जाम्पल सेट किया है। इसका मतलब है कम बजट में बड़े वैज्ञानिक नतीजे हासिल करना, जो स्पेस एक्सप्लोरेशन को और भी एक्सेसिबल बनाता है। तो अंत में इस सब का मतलब क्या है? ये सिर्फ चांद पर जाने की बात नहीं है, ये एक फंडामेंटल शिफ्ट है। इंसान एक ऐसी प्रजाति से बदल रहा है जो कभी कभी स्पेस में घूमने जाती थी, अब एक ऐसी प्रजाति बन रही है जो वहां रहेगी। ये आर्टेमिस जेनरेशन का दौर है। इसीलिए ये कहना बिल्कुल सही होगा कि चांद अब मंजिल नहीं बल्कि एक लॉन्च पैड है, एक ऐसी जगह जहां से मार्स और उससे भी आगे के सफर की शुरुआत होगी। और आर्टेमिस 2 उसी बड़ी शुरुआत का पहला इंसानी कदम है। If you found this lecture helpful, like, share and subscribe to the channel.